क्रॉप रेजिड्यू, feedstock for variety of feedstock for biogas, variety of feedstock for biogas. Variety of feedstock for biogas, right? First, crop residue, residue from harvest of wheat, maize and rice. क्रॉप रेजिड्यू में क्या क्या आएगा आपका? रेजिड्यू जो बचा बचा है, कहाँ का? फ्रॉम हार्वेस्ट ऑफ व्हीट, मेज, राइस। ठीक है, नोट बनाना बहुत जरूरी है, ढंग के नोट, जिससे कि आप इसमें एडिशंस कर सकें। कल को आप कुछ भी पढ़ो, फिर किसी का मटेरियल रेफर करो, आप ऐड कर सको। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट? एनिमल मैन्योर, एनिमल मैन्योर फ्रॉम लाइफ स्टॉक, कैटल पिग्स, एनिमल मैन्योर फ्रॉम लाइफ स्टॉक एंड कैटल पिग्स। हो सकता है ना? खाएगा नहीं, बायोगैस बनाने के लिए। हाँ, फ्रॉम लाइफ स्टॉक। हाँ, ये हम कह रहे हैं फीड स्टॉक बायोगैस बनाने के लिए, राइट? सर इंटरव्यू है, राइट? ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, एनिमल मैन्योर फ्रॉम लाइफ स्टॉक लाइक कैटल पिग्स। नेक्स्ट देखो, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। नेक्स्ट, वेस्ट वाटर स्लज, नेक्स्ट देखो, वेस्ट वाटर स्लज। ठीक है, नेक्स्ट सब हेडिंग लिखो एक, फाइटो रेमिडिएशन, फाइटो, PHYTO, फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो रेमिडिएशन, तो नाम क्या है? फाइटो, और रेमिडी क्या करेंगे? पेड़ों को। तो लिखो, डिफाइंड इन सीटू यूज ऑफ प्लांट्स, it is defined as in situ use of plants, it is defined as in situ use of plants to stabilize, remediate, in situ मतलब वहीं पे इस्तेमाल करते हैं, in situ use of plants to stabilize, comma, remediate and reduce, in situ use of plants to stabilize, comma, remediate and reduce or restore contaminated soil, or restore contaminated soil or groundwater, restore contaminated soil or groundwater, right? It is an attractive remediation technology. It is an attractive remediation technology for removing hazardous substances. For removing hazardous substances. Next, green plants have the ability for removing hazardous substances. Next, green plants have the ability to uptake, comma, tolerate. Green plants have the ability to uptake, comma, tolerate. To uptake, uptake मतलब लेना, comma, tolerate. And even hyperaccumulate heavy metals. And even hyperaccumulate heavy metals. And even hyperaccumulate heavy metals को accumulate कर लेते हैं अपने जड़ों में. And other toxic substances. Green plants have the ability to uptake, tolerate, and even hyperaccumulate heavy metals and other toxic substances from soil and water. ठीक है, soil से और पानी से. Through their roots, through their roots, and concentrate them in root, stem, and leaves. And concentrate them in root, stem, and leaves. And concentrate them in root. Root में रख लेते हैं उसको, या stems में, leaves में. ठीक है, एग्जाम्पल लिखो, सल्वीनिया, एजोला,
सेल्विनिया एजोला एंड इकॉर्निया। सेल्विनिया एजोला एंड इकॉर्निया। हम्म। जी देख, अब आपको पसंद आना चाहिए, आपको अच्छा लगा, मेरे हिसाब से क्या होता है। अब मुझे पसंद नहीं आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आपको अच्छा लगा तो अच्छा है। सेल्विनिया एजोला एंड इकॉर्निया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, व्हाट इज फाइटो रेमिडिएशन। अब इसमें लिखो फाइटो रेमिडिएशन प्रोसेस में। फाइटो रेमिडिएशन प्रोसेस। पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। हाँ। देखो फाइटो रेमिडिएशन प्रोसेसेस। फाइटो रेमिडिएशन प्रोसेस। फर्स्ट लिखो एनहांस राइजोफेयर डिग्रेडेशन। एनहांस राइजोस्फेयर डिग्रेडेशन। एनहांस्ड राइजोस्फेयर डिग्रेडेशन। देखो प्लांट असिस्टेड बायोरेमिडिएशन। प्लांट असिस्टेड bioremediation and phytostimulation. Plant assisted bioremediation and phytostimulation. Right, it involves stimulation of microbial community. It involves stimulation of microbial community associated with rhizosphere. It involves stimulation of microbial community associated with rhizosphere by the plant by the plant through release of exudates. Through release of exudate. ठीक है, प्लांट का पदार्थ छोड़ते हैं, एक्सुडेट मतलब पदार्थ। जैसे आपने देखा कुछ पेड़ों से गम निकलता है, रेजिन निकलते हैं। ठीक है, पदार्थ छोड़ते हैं जिससे जो माइक्रोबियल कम्युनिटी होती है वो एक्टिव हो जाती है। अब ये जो प्रोसेसेस है ना, ये बहुत बड़े हैं हमारे, लेकिन एग्जाम का ओरिएंटेशन इतना नहीं है, क्योंकि हमें जूलॉजी का पेपर नहीं है हमारा, ना बॉटनी का है कि हम उसको डीप में जाना है। हमें एक तो बस अवेयरनेस होनी चाहिए कि होता क्या है वो। अगर आपको कल को मार्क कराने को आ जाए तो आपको पता होना चाहिए राइजोस्फेयर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। राइजोस्फेयर। राइजोस्फेयर कुछ नहीं होता, जो प्लांट जो सॉइल में जब होता है, जो उसकी जड़ें होती हैं, तो जो उसके अराउंड का जो सराउंडिंग होती है, मतलब सॉइल में ही जो उसके आसपास का जो आप कह सकते हो मिट्टी है, ठीक है, हाँ, रूट के आसपास का सिस्टम है, उसे बोलते हैं राइजोस्फेयर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। राइट, बाय प्लांट थ्रू रिलीज ऑफ एक्सुडेट। एक्सुडेट मतलब पदार्थ होता है जो रिलीज करते हैं, जैसे लिख लो गम, रेजिन्स। राइट, इट इज बैक्टीरिया एंड फंगल कम्युनिटीज। इट इज द बैक्टीरियल एंड द फंगल कम्युनिटीज that are responsible for and fungal communities that are primarily responsible for degrading the contaminant. That are primarily responsible for degrading the contaminant rather than the plant itself. Rather than the plant itself. Rather than the plant itself. अब आप समझ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि फाइटो रेमिडिएशन हो रहा है कि प्लांट प्लांट कर रहा है, लेकिन असलियत में कौन होते हैं, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उनका मेन काम होता है ये अपटेक लेना। किसका अपटेक करना? मेटल्स का। ठीक है, अब आप देख रहे हैं मेटेलोफाइट्स ही बोलते हैं उनको हम, जो प्लांट्स जो हैं जो अपटेक करते हैं मेटल्स का, उनको मेटेलोफाइट्स ही बोलते हैं। लेकिन हम बोलते रहे प्लांट को वो कर रहे हैं, लेकिन ये होते हैं असलियत में ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि ये सहायता कर रहे हैं कि हम उसके स्प्रेड को रोकें या स्टेबलाइज करें जो आपका मेटल का है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, या जो पेड़ में मेटल पाया जा रहा है। ठीक है, लिखो द एक्सुडेट्स रिलीज बाय द प्लांट। क्या सर्च कर रहे हैं आप?
नहीं कहा, द एक्सुडेट्स रिलीज बाय द प्लांट्स, एक्सुडेट्स। तुम्हें सीएचएसएल का भी एग्जाम देना चाहिए, इससे तुम्हारी एक नौकरी अगर हो जाए ना, 12th क्लास पास वाले भी होते हैं, उसमें क्या रहेगा, तुम्हारा बहुत फायदा रहेगा, एग्जाम में निकलेंगे आगे के। सीएचएसएल। और 12+ के आधे क्लर्क लगते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ग्रुप डी, ग्रुप सी, केंद्र सरकार में, यहाँ नहीं लगते स्टेट में। सीएचएसएल का अच्छा होता है, मैथ्स अच्छी है तुम्हारी। हाँ। द एक्सुडेट्स में क्या रहेगा, तुम इन्वॉल्व रहोगे हमेशा, इन्वॉल्व रहोगे तो तुम्हें ना हायर करने का, और तुम्हारा मतलब एग्जॉस्ट नहीं होगी एनर्जी। अभी तो तुम्हारे पास कोई मोटिव नहीं है ना, पैसा भी नहीं आ रहा है, और जैसे तुम्हारी क्रेविंग्स है तो तुम्हें चाहिए कि इन्वॉल्वमेंट के लिए चाहिए, ठीक है ना, गलत नहीं कह रहा मैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे जिसको गर्लफ्रेंड बनने की वो रहती है, तो उसका अगर गर्लफ्रेंड उसके पास है तो वो स्टेबल रहता है। समझ रहे हैं? मैं बहुत वैसी बात कर रहा हूँ, मैच्योर। ठीक है ना, जैसे हमें साथ चाहिए, जैसे इमोशनल स्टेबल है, गर्लफ्रेंड रहेगी साथ में या लिविंग में रह रहा है तो वो स्टेबल रहता है, उसको ना दिक्कत नहीं रहती, उसकी प्रोग्रेस भी अच्छी होती है फिर, ये क्रेविंग नहीं है ना उसको। हाँ भर सकते हो, 12+ होना, तुम इसलिए कह रहा, भर दो उसको, ग्रुप डी लग जाओगे, केंद्र सरकार में जाओगे सीधा, उसमें तो फायदा रहेगा, रेलवेज की भी, आरआरबी में भी तो शायद होता है 12+ वाले, आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कराता है, आरआरबी, वो ट्राई करो, फिर तुम्हें पता चला कंपटीशन का, इससे क्या रहेगा, तुम्हें अवेयरनेस भी बढ़ेगी, तुम्हारा वो भी रहेगा, तुम्हें एक ना एक स्टेबल रहोगे तुम, फिर तुम तैयारी भी करते रहोगे, नौकरी भी रहेगी, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। बाकी ये जो चल रहा है अपना चलाते रहो अभी, ग्रेजुएशन, लेकिन ग्रेजुएट यूपीएससी के लिए ग्रेजुएट होना मांगता है ना, तो ग्रेजुएशन। हाँ वही, ग्रेजुएट कैसे हो गए फिर, ये भी तो है, ग्रेजुएट होना भी तो जरूरी है, ग्रेजुएट के बाद दे सकते हो। सीएचएसएल होता है 12+ वालों के लिए, लेकिन ग्रेजुएशन तो यूपीएससी के लिए जरूरी है ना, तो ग्रेजुएशन भी तो करोगे ना। हाँ। हाँ ये दिक्कत हो जाएगी। राइट, द एक्सुडेट्स रिलीज बाय द प्लांट्स इन द राइजोस्फेयर, द एक्सुडेट्स रिलीज बाय द प्लांट्स इन द राइजोस्फेयर act as nutrient source, act as nutrient source for microorganisms, act as nutrient source for microorganisms। अब आप समझ गए, तो ये जो पदार्थ रिलीज कर रहे हैं ना, ये सहायक बनता है किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन टर्न क्या करते हैं, मेटल को एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट की जड़ों में स्टेबल कर देंगे, इसलिए लिखवाना जरूरी है, जिससे कल को आप 10-6 महीने बाद भी पढ़ो, आपको थोड़ा सा आइडिया रहा, हमें आइडिया चाहिए बस। क्योंकि आप अगर देखोगे तो ये मैंने, ये रिपोर्ट्स में बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन रहती है, जो आप अगर वो पढ़ोगे पेपर्स वगैरह सरकार के कि कैसे प्रोसेस होता है, सरकार के नहीं और जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के, तो उसमें हमें इतना जाने की जरूरत नहीं है। राइट। नेक्स्ट देखो, फाइटो एक्सट्रैक्शन, नेक्स्ट प्रोसेस है, फाइटो रेमिडिएशन का ही एक प्रोसेस है ये, फाइटो एक्सट्रैक्शन, नाम से आपको पता चल रहा होगा, फाइटो एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, ठीक है, फाइटो एक्सट्रैक्शन, फाइटो एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना कैसे, प्लांट, ऐसा नहीं है। अब एमडीजीवी तो थे ना, वो बाइंडिंग थे, उसमें हमने कोई किसी को सजा तो दी नहीं, बाइंडिंग मतलब आप पे पनिशमेंट लगेंगे, आपको सैंक्शन लगाए जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बाइंडिंग का मेन पर्पज ही है, ये बाइंड करना, मतलब अगर नहीं करोगे फॉलो तो तुम पे हम सैंक्शन, अगर आप क्लास में अटेंडेंस असेंबली में लेट पहुंचे तो आपकी वो लगेगी, आपको चक्कर काटना है, मतलब वो बाइंडिंग है, आना ही है। हाँ वो तो अचीव कहाँ हो रहे हैं, कुछ अचीव हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, वो परस्यू करते हैं कि अचीव होने चाहिए। राइट, फाइटोस्ट्रक्शन, राइट, दिस इज द प्रोसेस ऑफ अपटेकिंग ऑफ कंटामिनेंट्स, दिस इज द प्रोसेस ऑफ अपटेकिंग ऑफ contaminants through plant roots. This is the process of uptaking of contaminants through the plant roots and accumulating them and accumulating them and accumulating them in above ground and accumulating them in above ground plant tissues and accumulating them in above ground plant tissues. Example लिखो, यूकेलिप्टस could remove, यूकेलिप्टस could remove, यूकेलिप्टस का होता है ना पेड़, आपने क्या देखा होगा, आपकी जमीनों में लगा होगा यूकेलिप्टस। क्या यूकेलिप्टस इंडिया का है या एलियन स्पीशीज है? हाँ इन्वेजिव स्पीशी है ये, इसने क्या करा, हमारे यहाँ के वो खत्म कर दिया है, क्या खत्म कर दिया है, ग्राउंड वाटर खत्म कर दिया है, ठीक है, ग्राउंड वाटर आपका यहाँ से वो हो गया है, खत्म हो गया है यहाँ पे। राइट, इक्विलिप्टस इट कुड रिमूव, अब पीने मत लग जाना जाके वहीं से, इट कुड रिमूव 99% ऑफ क्रोमियम फ्रॉम वेस्ट वाटर, इट कुड रिमूव 99% ऑफ क्रोमियम
अब आप समझ रहे, कोमिया मीजा रिमूव कर सकते हैं हम फ्रॉम वेस्ट वाटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल प्लांट, फ्रॉम वेस्ट वाटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल प्लांट, ऑफ एन ऑटोमोबाइल प्लांट नियर न्यू दिल्ली. नेक्स्ट, राइजोफिल्ट्रेशन. राइजोफिल्ट्रेशन, ये भी एक प्रोसेस है किसका, फाइटो रेमिडिएशन का. राइजोफिल्ट्रेशन. Rhizofiltration, right? This is the process of uptake of, this is the process of uptake of inorganic pollutants. This is the process of uptake of inorganic pollutants. जैसे इनऑर्गेनिक में लिख लो आर्सेनिक, मरकरी, लेड. आर्सेनिक, मरकरी, लेड. मैडम उत्तराखंड का दे रहे हो ना आप तो, मैडम उत्तराखंड का दोगे ना, पढ़ रहे हो. हाँ. लाइक आर्सेनिक, मरकरी, लेड, dissolved in water, dissolved in water and accumulating in plant roots. और आपकी दोस्त कहाँ चली गई, कहाँ चली गई दोस्त आपकी, दोस्त नहीं आपके हो, बात तो होती होगी आपकी. टसल हो गया मतलब. एंड accumulating in plant roots. Pollutant dissolved in water and accumulating them in plant roots. And accumulating them in plant root. ठीक है, ये हो गया rhizofiltration. Right. This is the use of plant roots to absorb the pollutants from water. In this, there is use of plant roots to absorb the pollutants from water. Next, देखो phytodegradation. Phytodegradation. ये तो मैं लिखा भी चुका हूं आपको, ठीक है, तो छोड़ दो. फाइटोडिग्रेडेशन तो हो गया ना, कल ही तो लिखवाया. क्या था, टूट, क्या होता है डिग्रेड करना, डिग्रेड करना क्या होता है, हाँ तोड़ना बस. ठीक है, सिंपलर उसमें, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं काम. नेक्स्ट देखो, फाइटो वोलेटिलाइजेशन. फाइटो वोलेटिलाइजेशन, ये मैं आपको बहुत आगे तक पढ़ा रहा हूँ, मतलब आता है तो अच्छी बात है. फाइटो वोलेटिलाइजेशन. वोलेटाइजेशन. न्यूज़पेपर का बताओ आप लोग, फिर न्यूज़पेपर का ही बैच रीस्टार्ट करेंगे, उससे बहुत फायदा होगा आपको. अभी हमने बंद कर दिया था ना वो, राइट. प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स. इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स टू द लीव. वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वोलेटाइल मतलब, हाँ बोलते हैं ना सब्सटेंस वॉलेटाइल है, ये बड़ा ना वॉलेटाइल नेचर का है, मतलब तुरंत बदलने वाला, या जो ये कह रहे हैं हवा में, केमिस्ट्री में क्या होता था, वॉलेटाइल सब्सटेंस जो उड़ जाता है, वेपराइज हो जाता था जो, उसे हम बोलते थे वॉलेटाइल. राइट. इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स टू द लीव्स दैट ट्रांसपायर, इवेपोरेट और वॉलेटाइज, और वॉलेटाइज दैट ट्रांसपायर. ट्रांसपिरेशन क्या होता है वो तो पता ही है आपको. ठीक है, इवेपोरेट और वॉलेटाइज the contaminants, the contaminants into the atmosphere, or volatilize the contaminants into the atmosphere. ठीक है, फाइटो वोलेटिलाइजेशन. नेक्स्ट, फाइटो स्टेबलाइजेशन. फाइटो स्टेबलाइजेशन, तो ये सब तरीके हैं आपके, ये सारे हो गए. लास्ट है फाइटो स्टेबलाइजेशन, राइट. प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द बायो अवेलेबिलिटी, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, ऑफ रिड्यूसिंग, फाइटो स्टेबलाइजेशन. फाइटो स्टेबलाइजेशन. रिपोर्ट, रिपोर्ट कोई आ रही है अखबार में, पढ़ रहे हो आप लोग अखबार, रिपोर्ट आ रही है कोई. नहीं, रिपोर्ट इन द सेंस क्लाइमेट से रिलेटेड, ये सब एनवायरनमेंट की. राइट. फाइटो स्टेबलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द, वो मिल गया आप लोगों को, वो जो हम यहाँ पे, यहाँ जो देख रहे थे हम,
वो बना रहे हो ना नोट्स उसके, तो वो बनाते रहो, मिली आपको? अरे जो हमने यहाँ नोट करा रहे थे, लेकिन वो तुम्हें फायदा नहीं है, तुम 27 में 26 में तो बदल जाएगा। राइट, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग, ये बोल रहा हो ना, फालतू का काम कर रहे हो। प्रोसेस ऑफ स्टेबल रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग, लिख लिया? द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स, द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स टू द एनवायरमेंट, द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स टू द एनवायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ पोल्यूटेंट्स टू द एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हमने वेस्ट में आपको बताया कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये आपका दे रखा है इसमें। ठीक है, फाइटोमिनेशन, रेमिडिएशन, शंकर में भी दे रखा है कुछ कुछ, हमने और ज्यादा आपको बता दिया। अब कुछ और पॉइंट्स लिख लो जो मैंने थोड़ा सा और, ये वैसे तो आपको बता ही दिया सरकार ने। सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड, जैसे अगर वेस्ट से रिलेटेड आपको और कुछ इनिशिएटिव लिखने हैं, तो और लिख लो थोड़े से सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड। एक मुझे वो मिला था आर्टिकल, इसलिए बता रहा हूँ, ये पब्लिक पॉलिसी इंडिया में था ये, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, एग्जांपल्स लिख लो कुछ कुछ, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। ये आपको मतलब, ये मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा अलग से, ये मुझे मिला था अभी, इसलिए मैं अब लिखवा रहा। तो ये वहां पे ऐड कर लेना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, अगर A4 में लिख रहे हो तो जैसे फर्स्ट लिखो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिटवीन पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसमें एग्जांपल्स हैं बहुत सारे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिटवीन पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड स्वच्छ, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लस स्वच्छ, SWA ऐसे लिखना है इसको, CH, स्वच्छ। ये कोऑपरेटिव ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वेस्ट पिकर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड वेस्ट पिकर्स, ठीक है, इन्होंने अपने आप बनाया है कबाड़ी, एक तरह से आप कह सकते हैं सफाई कर्मचारी। ठीक है, स्वच्छ करके एक संस्था है, ठीक है, उसके साथ आए हैं। और कोऑपरेटिव, या कहीं भी लिख सकते हो उसको, एम्प्लॉयड वेस्ट पिकर्स टू एनहांस डोर टू डोर कलेक्शन, टू एनहांस डोर टू डोर कलेक्शन, ठीक है, दरवाजे टू दरवाजे ये कलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट देखो, वेकअप क्लीन अप कैंपेन एंड जीरो वेस्ट प्रोग्राम, पहले चलाया था एक बेंगलुरु ने, वेकअप क्लीन अप कैंपेन, क्लीन अप कैंपेन, वेकअप क्लीन अप कैंपेन, वेकअप क्लीन अप कैंपेन एंड जीरो वेस्ट प्रोग्राम इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी, वेकअप क्लीन अप कैंपेन एंड जीरो वेस्ट प्रोग्राम and zero waste program involving the community in solid waste management, involving the community in solid waste management by बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका, ये वहां की नगर निगम का नाम है पूरा, BBMP, बृहत, BRUHAT, BRUHAT, बृहत, बृहत बेंगलुरु, बेंगलुरु वहां के नगर पालिका का नाम है, शायद नगर, यहाँ पे MDD है ना, क्या MDD है फुल फॉर्म? हाँ, पता है आपको क्या, क्या MDD है? क्या कहता है? अरे क्या कह रहे, क्या MDD है? हाँ बोलो। MDD करता क्या है, ये पूछ रहा हूँ, है क्या MDD है देहरादून में? क्या करवाते हैं? हैं? हाँ, नगर निगम ना, हाँ, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका। नेक्स्ट, ट्रैश कॉन, TRASH, ट्रैश कॉन, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडिया में, ट्रैश कॉन लिखो। ये स्टार्टअप का नाम है, अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप प्रोवाइडिंग, अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप प्रोवाइडिंग कंप्लीट एंड टू एंड टेक्नोलॉजी, a technology startup providing complete end-to-end technology like trash bot, trash bot, bot मतलब एक तरह से रोबोट आप समझ लो, TRASS, trash bot, BOT, like trash bot,
दैट सॉर्ट्स द वेस्ट एंड रिसाइकल्स इट। दैट सॉर्ट्स द वेस्ट, सॉर्ट मतलब अलग अलग करता है वेस्ट को, उसको फिर रिसाइकल करता है। ठीक है। बाकी सरकार ने भी चला रखे हैं, आपको पता है, स्वच्छ भारत मिशन लिख लो। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। नेक्स्ट, स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वे करवाता है कौन सबसे अच्छी सिटी है, क्लीन सिटी का। हाँ, स्वच्छ भारत मिशन। सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वेक्षण वाला सर्वे कराना, किसका सर्वे कराते हैं? किसका सर्वे? जैसे इंदौर है सबसे क्लीनेस्ट सिटी, सूरत है, ठीक है, वही स्वच्छ सर्वेक्षण। राइट। एन एनुअल सर्वे ऑफ क्लीननेस एंड हाइजीन एंड सैनिटेशन इन सिटीज। सर्वेक्षण सुना नहीं है? सुना तो होगा, सुर, SUR, वेक, SHEN, सर्वेक्षण। एनुअल सर्वे ऑफ है। हाँ, वही सर्वे, वही हुआ। AN। अरे भाई, जैसे प्रोनाउंस करना है कर लो, लिख लो बस। देखो, एन एनुअल सर्वे ऑफ क्लीननेस। आप लोग पढ़ते नहीं हो ना, इसलिए आपको लगता है नए शब्द है। न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो। कंपाइलेशन से अच्छा है, ठीक है, वो कंपाइलेशन तब ठीक है, चलो मेंस में जा रहे हो तो वो छूट गया उस महीने का, न्यूज़पेपर से बिना वो कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर का रीडिंग बहुत जरूरी है। मतलब आपको पता होना चाहिए कहाँ से रीड करना है, क्या करना है, तभी तो आपकी भाषा डेवलप होगी। सुने होंगे शब्द, आप पता नहीं न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हैं बच्चे, सबकी सब कुछ आता है उसमें। थोड़ा अवेयरनेस जरूरी है। राइट। एन एनुअल सर्वे ऑफ क्लीनलीनेस, हाइजीन एंड सैनिटेशन इन सिटीज, इन सिटीज एंड टाउन्स अक्रॉस इंडिया। इन सिटीज एंड टाउन्स अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट देखो, स्वच्छता ही सेवा कैंपेन। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन। ठीक है। क्या आपने देखा होगा स्वच्छता वीक मनाते हैं हम, या स्वच्छता सप्ताह भी सुना होगा। ठीक है ना, ये स्वच्छता ही सेवा कैंपेन। राइट। फॉर ensuring cleanliness through various stakeholders, for ensuring cleanliness through various stakeholders engaged in jan andolan, for ensuring cleanliness through various stakeholders engaged in jan andolan, engaged in jan andolan। नेक्स्ट लिखो, प्रमोशन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी, प्रमोशन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स, प्रमोशन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट लिखो, solid waste management is also part of, solid waste management is also part of, solid waste management is also part of national mission on sustainable habitat, national mission on sustainable habitat, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, विच इज नेशनल स्वच्छ, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। क्या समझ रहा है सस्टेनेबल हैबिटेट से? सस्टेनेबल हैबिटेट का मतलब क्या है, बताओ। हाँ भाई, ऑनलाइन में आवाज आ रही है तो बताएं, सस्टेनेबल हैबिटेट से क्या समझ रहे हैं मैडम? सस्टेनेबल हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब क्या होता है? अरे बताओ, कोशिश तो करो, बोलो तो। हाँ। हाँ ठीक है, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, ऐसा ना हो कि वो खराब हो जाए हैबिटेट। ठीक है, तो सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट में इसका ही पार्ट है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी रहे, कंजम्पशन सही से हो, वेस्ट जनरेशन जो उसमें उसका सही तरीके से उसका हम डिस्पोज कर सकें। ठीक है, मतलब सड़े ना हो हैबिटेट। ठीक है, स्वच्छ रहे, क्लीन रहे, हाइजीनिक रहे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राइट। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR, अंडर ई वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। हाँ, ये तो हमने करा चुका है, मैं लिखवा रहे हैं, अंडर ई वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखो इनिशिएटिव्स। तो ये आपका वेस्ट हो गया पूरा,
पोल्यूशन आपका सारा हो गया। तो ये आप देख लो, इसमें कुछ पूछना है। कल आपने देखा प्लास्टिक आर्थोपीडिया, उस पे जाके विकासपीडिया पे, हाँ देख लेना, जिनका आप अटेम्प्ट है वो देखा है। आपके टाइम तक तो नए नियम आ जाएंगे भाई। 4 साल में तो नए नियम लाएगी सरकार, रिवाइज करेगी उनको, कुछ तो करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, आपका लास्ट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक जो है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सिंपल टॉपिक है लेकिन इसका डेप्थ बहुत ज्यादा है। डेप्थ भी आपको इसमें क्या होता है, इनिशिएटिव्स पूछेगा आपसे। ठीक है, इसका उपयोग दोनों जगह है। क्लाइमेट चेंज का उपयोग प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। प्रीलिम्स में सारे इनिशिएटिव्स आएंगे, करंट अफेयर्स में बहुत चीजें चल रही होती हैं कि फलाना संस्था चल रही है, वहाँ ये इनिशिएटिव लिया गया। तो मैं आपको यहाँ पर, जैसे COP28 है तो उसकी हम फाइल से ही करेंगे, मतलब जो उसका जो PDF जो डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप क्लाइमेट चेंज के लिए COP26 पढ़ो, जिससे आपको थोड़ा याद वो रहेगा, एक टाइमलाइन बन जाएगी आपके सामने। COP27 पढ़ो। COP26 हुआ था 2021 में। ठीक है, फिर ये हुआ था COP27 2022 में। ठीक है, COP28 हुआ था आपका 2000, क्योंकि ये असली इंसाइट ये देता है। और बच्चों वाली चीजें तो आपको पता है, ग्रीन हाउस गैस फलाना, ये गैस हो बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग होगी इससे। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे। मोटा मोटा तो आप पढ़ ही रहे हो हर समय, क्लाइमेट चेंज के इन्फ्लुएंस में ही हो, हर जगह देख रहे हो। ठीक है, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, उससे क्या होगा, सी लेवल राइज होगा। ठीक है, सी लेवल राइज होगा, उससे क्या होगा, कुछ जगह पर सी लेवल जब राइज होगा तो उससे क्या होगा कि आइलैंड्स आपके डूबने के उस पर कगार पे आ जाएंगे। ठीक है, डूबने के कगार पे आएंगे तो और जगह क्या होगा, कई जगह एक्सट्रीम रेनफॉल होगी, कई जगह एक्सट्रीम रेनफॉल नहीं होगी। ठीक है, कई जगह एक्सट्रीम रेनफॉल होगी, कई जगह एक्सट्रीम ड्राउट्स होंगे, या नहीं होगी तो मतलब ड्राउट आएंगे, सूखा पड़ेगा। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज आप उसके इन्फ्लुएंस में हो आप सुबह शाम। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल है ये। लेकिन असली में आपको क्या इनिशिएटिव ग्लोबल लेवल पे लिए जा रहे हैं, या क्या क्या गवर्नमेंट्स कर रही हैं, वो आपको इससे पता चलता है। ये जो इसकी डिक्लेरेशन है, ये कहाँ पे हुई थी, ग्लासगो में हुई थी। ग्लासगो में ये हुई थी, जब शर्म एल शेख, शर्म एल शेख में। और ये हुआ था आपका दुबई में। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो हुआ है तो आनी चाहिए इसमें जो इनिशिएटिव लिए गए हैं। मैं आपको बता दूंगा कैसे पढ़ना है, इसका आपको पॉइंट बनाना है। ठीक है, ये आप पढ़ो, इसकी हम फाइल शेयर, अच्छी PDF शेयर कर देंगे, इसमें प्रिसाइज में दे रखा है। मीथेन पे क्या कहा जा रहा है, कोल गैस फेज आउट पे क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन पे क्या कहा जा रहा है। और ये आपको फायदा, अगर आप ये अगर कर रहे हो तो ये इसके कंटिन्यूटी में चलता है। COP26 जो यहाँ बोला गया होगा उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे, या जो यहाँ बोला होगा उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो COP26 में करा दूंगा एक बार। हाँ पूछ सकता है वो, जो वही प्रीलिम्स वाला आता है उसमें। कोई कोयलेशन बनाया है, ठीक है, कोल फेज आउट कोयलेशन, किसका इनिशिएटिव है, कब लिया गया, ये इसे रटने वाला है। जितना भी आएगा, और भारत ने क्या करा है, जैसे भारत का लाइफ मैंने आपको पढ़ा दिया है, मिशन लाइफ ना, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट पढ़ाया था ना रिपोर्ट में। ठीक है, लाइफ मतलब कि हमें वातावरण को अपने रोजमर्रा के जीवन में ढालना है। ठीक है, वातावरण को अपने हिसाब से नहीं ढालना है, हमें वातावरण के हिसाब से ढलना है। हम क्या कोशिश करते हैं कि हम ऑल्टर कर दें, जैसे हमने देखा ना दुबई में क्राउड सीडिंग की वजह से इतनी ज्यादा बारिश हुई। वो क्या कर रहे थे, साइंटिस्ट ऑल्टर करना चाह रहे थे, नेचर से छेड़छाड़ी कर रहे थे। कहीं कहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है या एक जरूरी है चीजें, जहाँ डाउट आ रहा हो। लेकिन आप ऐसी हर जगह नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या इंडिया ने क्या इनिशिएटिव लिया है, पंचामृत। ठीक है, INDC क्या दे रहे हैं। ठीक है, ये सब आपको मोटा मोटा मैंने आपको, ये जो आप सुन रहे हैं, अभी हम तो टाइमलाइन करेंगे जब बहुत सीधा एक एक करके कहाँ से शुरुआत हुई कैसे, वो तो करा रहा हूँ मैं आपको। लेकिन जो आप रोजमर्रा सुन रहे हैं, अगर अखबार पढ़ रहे होंगे तो यही सब आता है। INDC नहीं अचीव हो रहे हैं, पेरिस एग्रीमेंट अफोर्ड करने हैं। एक एक संस्था आपने सुना होगा, आ रही है बहुत ज्यादा, IPCC। IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये UPSC पूछेगा। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और UNEP ने बनाई थी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने, 1988 में। ये क्या करती है, ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स को स्टडी करती है। ये खुद रिसर्च नहीं करती, ये जो रिसर्च हुई भी होती है उनकी स्टडी करती है। ये अलग ही है इसका काम। फिर ये डायरेक्ट करती है रिपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं असेसमेंट रिपोर्ट्स, AR6। ठीक है, असेसमेंट रिपोर्ट्स 6 आने वाली है, AR5 आ चुकी है। असेसमेंट मतलब क्या हो रहा है, तो ये सतर्क करती है, या ये ना चेतावनी देती रहती है। ये कहती है देखो क्या, हाँ IPCC की रिपोर्ट आती रहती है अखबार में। ठीक है, तो इनकी रिपोर्ट का आप न्यूज़ बना लो इसका, अखबार में से निकाल के, जहां आप यूज कर सकते हो उसका। ठीक है, AR6 का।
AR6 सॉरी वही असेसमेंट रिपोर्ट IPCC, ये चेतावनी देती है कि अगर तुम ग्लोबल टेम्परेचर को कम नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, खौफनाक होगा, ठीक, कैटास्ट्रॉफिक होगा। ठीक है, कहीं जगह लोग डूबेंगे, कहीं लोग मरेंगे, हीट स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, हीट वेव्स बहुत हो जाएंगी। अब देख रहे हो ना, हीट वेव आ रही है, लू और जगह चल रहा है, अखबार में पढ़ रहा है, हिंदी अखबार में भी, ये कि धूप की चपेट में आकर या ये बहुत तेज गर्म हवाओं के चक्कर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, डायरिया हो रहा है, हैजा हो रहा है, ठीक है, 10 चीजें, डिहाइड्रेशन हो रहा है। ये क्या है, ये सब मतलब आप कह सकते हो इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ये जो आपका टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, AC का उपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है सर, क्लाइमेट चेंज में सुन रहे हैं। तो ये टॉपिक ऐसे है कि हमें पता है, लेकिन हमें इसका ना ढांचा नहीं पता कैसे करना है। हमें अवेयरनेस तो है कि हाँ, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फ कम पड़ रही है, ठीक है, किसका असर है, क्लाइमेट चेंज का। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं आ रहे। अब ये भी आपको पता होना चाहिए मानसून पे असर कैसे पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, हाँ, इंटेंसिटी बढ़ रही है तो मानसून का फॉर्मेशन भी पता होना चाहिए। पे एल नीनो की वजह पे असर पड़ता है क्लाइमेट चेंज का, क्योंकि ओशंस भी गर्म हो रहे हैं। तो हर साल एल नीनो का असर कैसे रहेगा, एल नीनो क्या होता है, एल नीनो तो पढ़ाया होगा ना, ना निकले बस। ओशनोग्राफी हो गई, मैडम आप तो आते हो क्लास में, तुम भी तो हो पहले, पहले से हो। हाँ, तुम इस जनवरी से, 25 जनवरी से हो। अच्छा हाँ। शाह फर्जी कहाँ, पैसिफिक ओशन का फिनोमेना है ये। ठीक है, चलो एलिनो भी आप पढ़ेंगे। तो अब बस रहने दो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्लाइमेट चेंज का असर, ठीक है, तो मानसून लिखेंगे तो आएगा ग्लोबल वार्मिंग का असर क्या है क्लाइमेट पे, मानसून पे, तो मानसून फॉर्मेशन, तो ये सब पता हुआ आता रहेगा तो बताते रहेंगे। तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मैंने आपको एक ढांचा बता दिया कैसे आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका वही नॉर्मल पहले देख लेते हैं, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, कब से स्टार्ट हो रहा है, वार्तालाप कब से शुरू हुई क्लाइमेट से संबंधित, ठीक, ग्लोबल एनवायरनमेंट से संबंधित। तो लिखो, क्लाइमेट चेंज इज द लॉन्ग टर्म ऑल्टरेशन, क्लाइमेट चेंज इज द लॉन्ग टर्म ऑल्टरेशन। और ये आपको ध्यान रखना, अब एक रिपोर्ट पढ़ लो अखबार से, और एक रिपोर्ट जब आप पढ़ लोगे ना उसी को आप घुमाते रहो। ठीक है, एक रिपोर्ट पढ़ लो अखबार से, अखबार में से, और उसी रिपोर्ट को आप 2 साल तक इस्तेमाल कर सकते हो, या उसको ना यूज करते रहो, या एक तरह से उसको घुमाते रहो। वो असेसमेंट रिपोर्ट्स होती है, अभी नई आई नहीं आई ये नहीं पता, फाइनल नहीं है। राइट, क्लाइमेट चेंज इज द लॉन्ग टर्म ऑल्टरेशन, climate change is the long term alteration in the earth's climate and weather patterns, in earth's climate and weather patterns। बस ला नीना होता है वो, लल नीनो ला नीना। थक गए अभी तुम बहुत ज्यादा, राइट। क्लाइमेट चेंज इज द, दोनों पैसिफिक ओशन के फिनोमेना है। वो गोटा गोटा कुछ नहीं है, यहीं पे पास में सेंट्रल पैसिफिक ओशन का फिनोमेना है। हाँ, कहाँ जा रहे हो तुम, गोंटा वोंटा में। हाँ मतलब साउथ अमेरिका में होता है, तो नीचे की तरफ आ जाओ, साउथ की तरफ। गोंटा में तो लैटिन अमेरिका में चले गए तुम, मतलब वहां ऊपर नहीं जाएगा, इतना नीचे ही रहेगा। राइट, क्लाइमेट चेंज इज द लॉन्ग टर्म alteration in earth's climate and weather patterns, in earth's climate and weather patterns। ठीक है, तो वेदर क्या होता है, वेदर कैसा फिनोमेना है। हाँ, आप क्या बोलते हो रोज कि आज वेदर जो है वो कैसा है, क्लाउडी है, सनी है। आप ये नहीं बोलते कभी कि आज क्लाइमेट सनी है, या आज क्लाइमेट रेनी डे है। आप बोलते हो वेदर इज टुडे, वेदर इज क्लाउडी, या वेदर इज सनी, या वेदर इज विंडी, या वेदर इज कोल्ड। ये नहीं बोलता क्लाइमेट इज कोल्ड, ठीक है, या क्लाइमेट इज हॉट। ठीक है, तो वेदर क्या होता है, डे टू डे फिनोमेना। लेकिन लॉन्ग टर्म चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कितना टाइम होना चाहिए, 40 से 50 साल तक, 30 से 50 साल। ठीक है, तब हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, एवरेज देखते हैं 30 से 40 साल, 45 50 साल का, तभी तो कहेंगे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, देन वी से दैट क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग। ठीक है, तो राइट, इन द 1800s experiments suggested that
Human produce CO2 and other gases. In 1800s, experiments suggested that human produced CO2 and other gases could collect in the atmosphere experiments suggested that human produced CO2 and other gases could collect in the atmosphere and insulate the earth. Could collect in the atmosphere and insulate the earth. These experiments were met with curiosity. These experiments were met with curiosity. Next, by late 1950s, by late 1950s, CO2 readings would offer by late 1950s, CO2 readings would offer source of the first data. CO2 readings would offer source of the first data to corroborate, to corroborate, to corroborate the global warming theory. To corroborate the global warming theory. To corroborate the global warming theory. मतलब ग्लोबल वार्मिंग थ्योरी को उन्होंने सही बताया। तो ग्लोबल वार्मिंग थ्योरी तो हम करा चुके हैं आपको, क्या होती है ग्लोबल वार्मिंग? हाँ भाई, ग्लोबल वार्मिंग बताओ। हाँ मैडम बताओ ग्लोबल वार्मिंग। इन्हें बता देना कैसे होता है, फिनोमिना होता कैसे है ये? कहाँ हो जाती है? GHG ना, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है उसका ओरिजिन की बात कर रहे हैं ना। कैसे राइज हो रहा है? कैसे हो रही है? सब बताओ ना, फिर से बताओ। हम्म। हम्म। हाँ ये सही कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने बताया था शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है सन से, कि हॉट बॉडी हमेशा शॉर्ट वेव रेडिएशन देती है। वो आती है अर्थ के सरफेस पे से, रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस जाती है लॉन्ग वेव की फॉर्म में। लॉन्ग वेव जो होती है वो क्या होती है, फिर ट्रैप हो जाती है, रुक जाती है। जो ये गैसेज होती हैं जो हम रिलीज कर रहे हैं व्हीकुलर से, इंडस्ट्रीज से, इन्हें हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। तो वो उस हीट को एब्जॉर्ब करते रहते हैं जो अर्थ से आ रही है। और जब हीट को एब्जॉर्ब करते रहते फिर वो री रेडिएट करते हैं उसको वातावरण में। तो जितनी ज्यादा गैसेज होंगे उतनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट जितनी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी। रिलीज जितना होगा उतना वातावरण गर्म होगा, वातावरण गर्म होगा तो हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, वातावरण गर्म से ही उसे ही हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसी का असर हमें देखते हैं क्लाइमेट चेंज पर। ग्लोबल वार्मिंग में ग्लोबली टेम्परेचर्स आर राइजिंग, उसी की वजह से हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज। कब कहते हैं? जब ग्लेशियर्स मेल्ट होने लग जाते हैं, जब बर्फ नहीं जमती, बर्फ पिघलने लग जाती है, सी लेवल राइज होने लग जाता है, रिवर्स का फ्लो एबनॉर्मल होने लग जाता है। ठीक है, मतलब ज्यादा पानी बहने लग जाता है जबकि जरूरत भी नहीं होती उस समय नॉर्मल फ्लो से, क्योंकि ऊपर से बर्फ पिघल रही है। ठीक है, तो ये सब दिक्कतें हो जाती है। तो आप समझ रहे हैं? कई जगह ड्राउट, कई जगह माइग्रेशन शुरू हो जाती है, आइलैंड्स। ठीक है, वो तो आपको सब पता ही है। अगर आप एक वो या वो ध्यान रखोगे तो एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट 2022 की आई थी। अब ये देखो, क्लाइमेट चेंज पे इसने बहुत अच्छा अच्छा बताया कि आपको एक्सीलरेटिंग सी लेवल राइज है, कंसिस्टेंट राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, रिकॉर्ड ब्रेकिंग आइस इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस, ग्लेशियर लॉस, ड्राउट कंडीशन, रिकॉर्ड रेनफॉल हुई थी पाकिस्तान में कुछ समय पहले, अनप्रेसिडेंटेड हीट वेव्स कहाँ पे, यूरोप में,
फ्रांस में, जहाँ हीट वेव का अंदाजा भी नहीं होता था, क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां लोग सफर कर रहे हैं हीट वेव से। ग्लेशियर क्या क्या हो रहा है? ग्लेशियर होगा बड़ा। एक ही है वैसे तो, मतलब एक इन द सेंस कि वो तो फिर आइसबर्ग की बात करो। आइसबर्ग्स, ग्लेशियर्स। आइस शीट का मतलब क्या है? शीट तो आपको हिमालय में मिल जाएगी, आइस की बर्फ चादर बिछी हुई है। नहीं, ऊपर क्या है, उसका नाम क्या है? हाँ, और आइस शीट नहीं मतलब ग्लेशियर से टूट गया। मतलब ग्लेशियर क्या है, एक बहुत बड़ा, वही तो है ना, एरिया ऑफ आइस। बस, और क्या है उसमें। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। तो लिखो नेक्स्ट, हाँ आगे लिखो। देयर आफ्टर एन अबंडेंस ऑफ डाटा। देयर आफ्टर एन अबंडेंस ऑफ डाटा, along with climate modeling, along with climate modeling, along with climate modeling and real world weather events। मॉडलिंग, हाँ जहाँ मॉडल्स बनाते हो क्लाइमेट के से संबंधित, एंड रियल वर्ल्ड वेदर इवेंट्स शोड ग्लोबल वार्मिंग वाज रियल। देखो मैं आपको 12 बता रहा हूँ, अखबारों में क्लाइमेट चेंज पे ना बहुत सारा आता है। आपको एक दो बार एक दो आर्टिकल से मेहनत करनी है, उसके बाद आपको सारे आर्टिकल्स काटने हैं। सब फर्जी बोल बच्चन। तो ये क्वेश्चन एक ही आएगा। अगर एनवायरनमेंट का इससे भी आएगा तो ऐसे में भी आप उसे यूज करोगे उस चीजों को। तो आपको बार बार नहीं पढ़ना, एक ही बार लिख लो, उसी को रटते बार बार करते रहो। राइट, नेक्स्ट। अर्ली 1980s marked a sharp increase in global temperature। Early 1980s marked a sharp increase in global temperature। मैंने आपको बताया था कि 1970 तक एनवायरनमेंट पे कोई ज़्यादा फोकस नहीं था। तभी हमने आपको बताया था कि जो फर्स्ट समिट हुआ था वर्ल्ड लेवल पे, बहुत बड़ा समिट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, स्टॉकहोल्म में हुआ था वो। ठीक है, 1972 में। उसके बाद जागरूकता बढ़ी एनवायरनमेंट की, तो इंदिरा गांधी की सरकार थी यहाँ पर। फिर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए, ये सब तो बता चुका हूँ मैं। वातावरण की तरफ जागरूकता बढ़ी 1970 के बाद से, बढ़ा ये मामला। फिर प्रदूषण वगैरह का फिर आया 80 के बाद, तभी हमने सीपीसी भी लेके आए, एयर एक्ट 1981 के तहत। ठीक है, फिर वाटर से पावर वो करता है। पहले नहीं था ये कि आजादी के बाद से पोल्यूशन वातावरण पे लेके आओ। अबे पहले लोग तो भूखे मर रहे, वातावरण पे थोड़ी फोकस करेंगे। तो 70 के बाद से जागरूकता बढ़ी, फिर 80 में आए, फिर 90s में हमने और ज्यादा महसूस करने लगे। फिर आप देखिए ना 2000 में, अब तो हुई मिलेनियम वाले में, अब कितनी रैपिडली कैसे चेंज हुआ पिछले 50 सालों में। ठीक है, 1980 से तो 50 भी नहीं हुआ, 40 सालों में ही हो गया। ठीक है, तो ये आप देखो क्लाइमेट का कितना बड़ा हॉट टॉपिक है इस समय। ठीक है, मतलब ये पता होना चाहिए। तो 1980 में हमने ग्लोबल वार्मिंग में बहुत शार्प इंक्रीज देखा, 1980 80s में। तभी आप देखते हो ना, आपके सारे वातावरण के एक्ट, हमेशा कोई एक्ट आपका ऐसा नहीं जो 1950 का हो, 60 का हो, 70 का हो। और 70 का एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बाकी सारे आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब है? 86 का। ठीक है, और क्या क्या आपका फॉरेस्ट पॉलिसी आपकी कब की है? 1988 की। ठीक है, फर्स्ट आई भी थी वो 1952 में आई थी, फिर हमने उसे रिवाइज कर दिया था। तो ये सब आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। राइट, मेनी एक्सपर्ट्स पॉइंट टू 1988। Many experts point to 1988 critical burning point, critical turning point, when watershed events, when watershed events, watershed मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स हुए थे बड़े ही, मतलब जो बहुत ही एक टर्न अराउंड की तरह का वो है, मतलब मील का पत्थर साबित है उस समय। when watershed events placed global warming, when watershed events placed global warming in the spotlight। अब आप वातावरण जो कर रहे हो ना अपना, पीसीएस वाले वातावरण का अपना, कल नहीं, अब खत्म। अब आप करना फिर जीवाइस जून एंड में। अभी अपना एनवायरमेंट करके खत्म कर दो, घटना चक्र को ही पढ़ लो बस। मैं आपको होता है घटना चक्र रट लो, आंख बंद, रोज उसके एक दो जाप करते रहो, उसी में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब अपना स्पीडीआई लगा लो, आपका हो जाएगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। टेस्ट लगा लो, आपको दिख जाएंगे उसमें। पॉलिटी पढ़ लो, घटना चक्र पढ़ लो, और एनवायरनमेंट अभी करके खत्म कर दो। इकोनॉमी पढ़ लो, अरिहंत की लाके। नहीं आ रहा समझ, रट लो। ठीक है, वो ऐसे पूछेगा ही नहीं अगर वो समझ आए कि आपको समझ ना आए। वो पूछेगा मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही तो रेपो रेट क्या करना चाहिए, सिंपल से सवाल पूछे, देसी बिल्कुल। वो तो आप कर ही लोगे अगर आपको थोड़ी सी भी इकोनॉमी आती है। तो ये सब अभी सब्जेक्ट तैयार करो, हिस्ट्री बाद में पढ़ना। हिस्ट्री हो गया आपका, मनी सप्लाई वगैरह इकोनॉमी में,
बाद में बताएंगे, अभी जरूरत ही नहीं, तुम्हें क्यों वो कर रहे हो, लोड ले रहे हैं, चलो। राइट। समर ऑफ 1988, हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड। समर ऑफ 1988, अब लगा लो 1988, 88 में हमें अभी अब ऐसा नहीं ऑन रिकॉर्ड, मतलब हम कह रहे हैं कि रिकॉर्डों में से है, लेकिन अब तक की तो 2016, अब जो हम विटनेस करते हैं टेम्परेचर हाई, वो तो बहुत हाई रहते हो, तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देते 30 सालों के। बोलते ना इतिहास में सबसे गर्म दिन, गर्म साल रहा 2016 का, 16 का शायद से, जहाँ तक मेरा है 16 सबसे हॉटेस्ट था अब तक का। लेकिन हमने 1988 में रिकॉर्ड इवेंट्स छूने लग गए हम, तो लोग सतर्क हो जाएंगे ना भाई क्या हो रहा है ये। जो हमारी साइंटिस्ट कम्युनिटी है, जो सरकारें हैं, जो वर्ल्ड कम्युनिटी हो, तो कहेगी 80 हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड समर, 88 में छू रहे हो आप, तो इसका मतलब क्लाइमेट चेंज आ चुका है, पधार गया था पहले। तभी मैं आपको टाइमलाइन लिखवा रहा हूँ कि कैसे चल रहा है ये। राइट। समर ऑफ 1988, हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड, हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड। वाइड स्प्रेड ड्राउट, widespread drought and wildfires in US. Widespread drought and wildfires in US. ठीक है। तो ये हमने एक इंडो एक वो बताया कि कैसे क्लाइमेट चेंज का हमें एक तरह से वो रहा, आप कैसे होते कि स्टार्ट हुआ किस तरह से। ठीक है। कि हाँ हमें फील हो गया यहाँ पे कि 1988 में अब क्लाइमेट चेंज आ चुका है, फिर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था। ठीक है, अब आप लिखो टाइमलाइन से। राइट। फर्स्ट सब हेडिंग लिखो, यूनाइटेड नेशन एंड क्लाइमेट चेंज। राइट। एनवायरमेंटल इश्यूज नॉट मेजर कंसर्न, यूनाइटेड नेशन एंड क्लाइमेट चेंज। एनवायरमेंटल इश्यूज नॉट मेजर कंसर्न, फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन। यूनाइटेड नॉट मेजर कंसर्न फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन। ठीक है, क्लाइमेट एनवायरमेंटल के इशू को इतने मुद्दे में नहीं थे। नेक्स्ट देखो 1949, यूएन साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। 1949, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस ऑन कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज was the first UN body, was the first UN scientific conference on conservation and utilization of resources, was the first UN body to address the depletion of, was the first UN body, यूनियन तो समझते हैं यूनाइटेड नेशन, to address the depletion of resources and their use, to address the depletion of resources and their use. तो ये अंडरलाइन कर लेंगे, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। राइट। द फोकस वाज मेनली ऑन, द फोकस, हाँ, द फोकस वाज ऑन मेनली to manage resources. The focus was mainly to manage resources for economic and social development. To manage resources for economic and social development. Full stop. Not from conservation perspective. Not from conservation perspective. Next, 1968. Environmental issue major attention by UN. Major attention by UN to environmental issues. 1968. Next, 1972. First Earth Summit. Attention. United Nation organs environmental issues पे मेजर अटेंशन दिया इन्होंने। नेक्स्ट 1972, फर्स्ट अर्थ समिट। राइट। डिक्लेरेशन सेट आउट, फर्स्ट, फर्स्ट अर्थ समिट हुआ था स्टॉकहोल्म। राइट। डिक्लेरेशन सेट आउट प्रिंसिपल फॉर प्रिजर्वेशन एंड एनहांसमेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट।
declaration set out principle for preservation and enhancement of human environment. Principle for preservation and enhancement of human environment. Second, action plan containing recommendations for international environment action. Action plan containing recommendation for international environment action. Next, third, raised issue of climate change for the first time. Raised issue of climate change for the first time, right? It warned the governments to be mindful of activities. It warned the government to be mindful of activities It warned the government to be mindful of activities that would lead to climate change. समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे पहली बार मुद्दा उठा था क्लाइमेट चेंज का 1972 में भी, में जो आपकी स्टॉकहोल्म में कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये आपको ऐसी टाइमलाइन चलनी है कि कैसे कैसे समय उठा मुद्दा, फिर क्या क्या स्टेप्स लिए गए, ठीक है, फिर हम आज तक कैसे पहुंचे। ये सब बहुत जरूरी है, ये आपको एक फ्रेमवर्क पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, द कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश द गवर्निंग काउंसिल ऑफ द कॉन्फ्रेंस established the governing council of UNEP, United Nations Environment Program. The conference established the governing council of UNEP in Nairobi, Environment Fund and Environment Coordination Board. Nairobi कहाँ पर है? हाँ, केनिया। Governing Council of UNEP in Nairobi, Environment Board and Environment Coordination Board. ठीक है, इतना देखो आप जरा थोड़ा सा। क्या लिखा है मैंने? एनवायरमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड। ठीक है, यहाँ तक देखो, कुछ पूछना है तो आप पूछो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन 1979 फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑन क्लाइमेट, in 1979 first international instrument on climate, right? The convention on long range boundary air pollution, first international instrument on climate, the convention on long range boundary air pollution was adopted. अब मैंने आपको वही कहा ना, आप जब नोटिस करोगे जो टाइमलाइन चल रही है सीपीसीबी की, एयर एक्ट की, एयर एक्ट कब लेके आई सरकार? 1981 में। वाटर एक्ट कब लेके आई सरकार? 1974 में। ठीक है, तो ये टाइमलाइन से आपको दिख रहा हो कि 70 और 80 के दशक में ही
जो वातावरण से संबंधित जो जागरूकता है वो थोड़ी बढ़ी, या आप कह सकते हैं आगे की तरफ हम चले। ठीक है, ट्रांसबाउंड्री एयर पोल्यूशन वाज अडॉप्टेड। नेक्स्ट, 1985 वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर adopted. Next, 1988 global warming and depletion of ozone layer. Global warming and depletion of ozone layer and depletion of ozone layer became increasingly prominent. Global warming 1985, 1988, sorry. Global warming and depletion of ozone layer became prominent in international public debate and public agenda and political agenda. Next, IPCC was established. IPCC was established. लिखो, it was a forum for examination of It was a forum for examination of greenhouse warming. It was a forum for examination of greenhouse warming and global climate change. It was a forum for examination of global greenhouse warming. अरे यार, ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी, मतलब वो ग्रीन हाउस ही है, ठीक है, एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट, यूएन जनरल असेंबली आइडेंटिफाइड क्लाइमेट चेंज। यूएन 1988। हाँ, 88 ही चल रहा है ये। नेक्स्ट, अब आप पढ़ोगे ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा ना किसी बुक में, ये भी हम वही पढ़ पढ़ के आपको इस समय टाइमलाइन बताना है कैसे क्लाइमेट चेंज चला, ये पता होना चाहिए। आप तभी तो एड्रेस करोगे, कोई मेन से क्वेश्चन आया, कोई ऐसे में आपको यूज करना है यार। तभी मैं कहता हूँ कंटेंट बहुत जरूरी है तैयारी में। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हम अच्छे हैं, लेकिन टीचर वही है जो आपको कंटेंट दे। समझ तो आपको किया समझ, समझ कितना समझोगे, ये कंटेंट जरूरी होना चाहिए, एक प्रॉपर कंटेंट। बुक्स में तो है ही, फिर आप क्या करते हो, बुक्स के ही छापते हो बैठ के मेंस के लिए, ठीक है, फायदा नहीं है उसका। फिर आप वही बुक पढ़ रहे हो, फिर उसी को छाप रहे हो, ठीक है ना। एक प्रॉपर एक होना चाहिए अलग से कि हाँ ये हमारा है, और बाकी फिर एक सप्लीमेंट स्टैंडर्ड बुक भी पढ़े। बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, उससे की वर्ड्स बनते हैं आपके, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़ो, जो है वही जो सभी कहते हैं पढ़ो, लेकिन उसको आजकल तो आप मुझे समझ नहीं आता बच्चे पढ़ते क्यों नहीं, इतना सब है। तुरंत आप वो लाइन डाल दो, आप उसको मीनिंग पता लगा सकते हो नेट से। पहले तो इतना सब लोग एक्सेस ही नहीं करते थे नेट, ये तो अब से ही शुरू हुआ है, 18 19 20 में देख रहा हूँ कि नेट का वो बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट। जनरल असेंबली आइडेंटिफाइड क्लाइमेट चेंज एज स्पेसिफिक एंड अर्जेंट इशू। इसका कोई क्लास नहीं है, क्लाइमेट चेंज आइडेंटिफाई। मैडम का पैर ठीक नहीं होगा, मैडम का। आइडेंटिफाई क्लाइमेट चेंज एज स्पेसिफिक एंड अर्जेंट इशू। एज स्पेसिफिक एंड अर्जेंट इशू। नेक्स्ट, 1989 watershed year for climate change. Watershed year for climate change. देखो, first significant global effort taken, underline, first significant global effort was taken, watershed year for climate change। हाँ, watershed year का मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण साल था ये क्लाइमेट चेंज के लिए। लिखो, फर्स्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल एफर्ट was taken, right? UN जनरल असेंबली इन रेजोल्यूशन 44/207, ये नंबर होता है 44/207 नंबर रेजोल्यूशन हमने अपनाया। यूएन जनरल असेंबली इन रेजोल्यूशन 40/207 endorsed the UNEP governing council's request endorsed the UNEP governing council's request to begin preparation with WMO to begin preparation with WMO for negotiations on framework convention on climate change, for negotiations on framework convention on climate change। और आपको पता है कब आया फिर, तो हमारी सबसे अर्थ समिट हुआ 1992 वाला,
जिसमें हम बोलते हैं रियो डी जेनेरियो वाला रियो समिट, उसमें फिर यूएनएफसीसी आया था। आपने सुना होगा फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनसीसीडी और यूएनसीबीडी। ठीक है, इसके बाद भी मतलब 1989 के बाद भी 3 साल लग गए पहुंचने में यहाँ तक। आप समझ रहे ग्लोबल लेवल पे नेगोशिएशंस के, फॉर नेगोशिएशंस ऑन टू बिगिन प्रिपरेशन विद डब्ल्यूएमओ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर नेगोशिएशंस ऑन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इस पर। ठीक है, और ये कब आया? ये आया 92 में आया था। हाँ ऐसे पे आज के टाइम में और जल्दी होगा, क्योंकि सभी आ रहे हैं ना ऐसे। ये ऐसा मुद्दा है, इस पे सब साथ आएंगे, इस पे कोई अपोज नहीं करेगा, बस जल्दी से। अब क्लाइमेट से सब असर हो रहे हैं ना, कौन अपोज करना चाहेगा? टेररिज्म थोड़ी क्या चाइना पाकिस्तान को वो कर रहा है, राजनीतिक वाला मुद्दा नहीं है ना। क्लाइमेट चेंज तो ऐसा है, सब उसकी भी जनता असर हो रही है। ये तो ऐसा मुद्दा है, मतलब ये तो वही वाली बात होगी, पड़ोस में मतलब नाली बह रही है, सीवेज सेप्टिक टैंक भर रहे हैं, उससे सब असर होंगे, सभी आएंगे उस मुद्दे पर साथ में। कोई बिरला ही होगा या कोई अलग से होगा जो उस पर साथ नहीं आएगा। ये है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, कुछ मुद्दों पे तुरंत कार्रवाई होने में रहता है, कुछ पे नहीं हो पाता है। वो है ना, स्टेट लाइन नहीं होता। मना नहीं, उसे मना नहीं कहते हैं। वो भाषा का वेरिएशन, यही तो है ना दिक्कत आजकल। आजकल देखो भैया, आपका जनरल स्टडी है सब्जेक्टिव, यहाँ ऐसे कुछ नहीं चलता। यहाँ से ऐसे चलता है हार्ट बीट की तरह। ठीक है, ऐसे यहाँ ऐसे होता है। इंडिया ने ये नहीं कहा, हम फेज नहीं, अपनी भाषा बदली कि हम देखो जी हम ऐसी स्थिति में नहीं है, हम करेंगे लेकिन समय, हाँ। जब हम वो नहीं हो जाएंगे, एरोगेंट नहीं रहता है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत प्यार से कहते हैं कि अभी पॉसिबल नहीं, अभी हम स्थिति में हैं। अभी आप लोगों ने डेवलप कर लिया, हम लोगों ने डेवलप नहीं करा, हमारी नीड ऑफ द टाइम है। ये रहता है। ऐसे नहीं कहते हाँ ये नहीं करा, हम तो नहीं कर रहे, कर लेगा, क्योंकि अगली बार भी उसे बुलाएंगे भी नहीं। ठीक है, मतलब उसको फिर इंडिया को कोई लकड़ी नहीं लेना, अपोज नहीं, इंडिया चाहता नहीं कि हम, इंडिया चाहता है वही सबके साथ बनी रहे। हाँ, डिप्लोमेसी से होता है सब काम। राइट। फिर हमने क्या करा? देखो, 1989 पे ही लिखते हैं, अभी आज इतना ही करते हैं। ठीक है, 89 तक। और मेरी तबीयत भी वो हो रही है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अब हमारा मेन वाला स्टार्ट होगा। ठीक है, 89 के बाद। बाकी आप लोग पढ़ते हो, अब तो आपकी क्लास कब होगी? अच्छा, अब तो अगले हफ्ते होगी। बहुत बढ़िया। परसों? अबे हमारी क्लास है एनवायरमेंट। हाँ, हो गई, 10 मिनट पहले छोड़ रहे हैं।